नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आनंद सर पहली बार आपके लिए यूट्यूब पर बीपीएससी के प्रैक्टिस सेशन के साथ एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उनको भी आपके साथ साथ उनको भी लाभ मिल सके। फ्री टीचिंग का मजा लीजिए केवल हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए। बैक टू बैक हम क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक क्या होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक क्या होता है? तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक तो होता है वो जस्ता होता है। जस्ता होता है हमारा एक विद्युत अपघटक के रूप में हम जस्ता का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, डायनेमो। डायनेमो क्या होता है? डायनेमो एक तरह की डिवाइस होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो है एक तरह की डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और यहीं अगर आपसे पूछ देता विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर जो होता है ना वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। डायनेमो और मोटर दोनों में अंतर है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश नीला क्यों होता है? आकाश नीला जो होता है ना वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है हमारा नीला होता है। हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेहतर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन जो होता है ना वो किसके बराबर होगा? एक माइक्रोन जो है 1/10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। 1/10 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा की जो बूंदे होती है ना वो गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की जो बूंदी होती है ना वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? वो वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। नेक्स्ट देखिए, अगर कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर कमरे में रखा दरवाजा जो है ना, कमरे में रखा फ्रिज का दरवाजा अगर खोल दिया जाए ना तो कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान जो है ना वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बैक टू बैक क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं फिर से एक बार बीपीएससी के प्रैक्टिस सेशन 2 के साथ। हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? जो रेडियम जो होता है ना पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है। किससे? पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है। और देखिए रेडियम के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए कि जो रेडियम का जो आविष्कार है ना वो मैडम क्यूरी ने किया था। देखिए पियरे क्यूरी ने किया है, मैडम क्यूरी ने किया है और बेमोंड ने किया है। ये कब किया गया है? 1898 में। ये पियरे क्यूरी जो है मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये दोनों ने मिलकर, तीनों ने मिलकर जो है रेडियम का आविष्कार किया था। ज़्यादा जो है मैडम क्यूरी को माना जाता है, तो इसलिए अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो मैडम क्यूरी आप मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ड्रेन थ्योरी। जो ड्रेन थ्योरी है ना वो किसने दिया था? तो ड्रेन थ्योरी जो है ना वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दिए थे। और ये इनकी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूलर इन इंडिया ने में ड्रेन थ्योरी की चर्चा की गई है, जिसमें जो है वो 20 रुपये की बात की गई है। भारत के जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपये की बात इन्होंने की है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है ना वो CaSO4 के होल ट्वाइस होता है। यहाँ होल ट्वाइस कर लीजिएगा, CaSO4 होल ट्वाइस कर लीजिएगा। ये छूट गया है, यहाँ ट्वाइस होगा और .H2O होता है। इस बात को यहाँ ठीक कर लीजिएगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है ना वो साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में। वायु क्या है? वायु एक तरह का मिश्रण है। ये मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए वो उसको देखिए। आपको हर कंसेप्ट दिया गया है, उसमें बताया गया है कि वायु क्या है, वायु में कितनी
किस चीज़ की कितनी मात्रा होती है, कौन कौन सी गैस होती है वायु में, ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो उस चीज़ को मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से देख लें। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन, इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन जो होता है ना, वो प्राप्त किया जाता है, देखिए, डालियों के जड़ों से, यानी डालियों, आप छाल कह सकते हैं, आप छालों से इंसुलिन प्राप्त की जाती है। तो इंसुलिन जो होता है ना, वो डालियों में होता है, छालों में होता है, इंसुलिन वहाँ से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, देखिए हमारा है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर को, जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए दिया गया है? जीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? जीन संश्लेषण के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, हास्य गैस क्या होती है? जो हास्य गैस होती है ना, वो हमारा होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होती है? लाफिंग गैस इसको बोलते हैं, और ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु जो है वो यूरेनियम होती है। कौन सी धातु? यूरेनियम होती है। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो जब भी एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है ना, वो क्या उत्सर्जित करता है, इस बात को देख लीजिए, ध्यान रखिए। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है ना, वो अल्फा किरणें क्या क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरणों को उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार क्या है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार जो होता है ना, वो सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक मतलब होता है डिटर्जेंट। अपमार्जक क्या है? डिटर्जेंट होता है। तो डिटर्जेंट का यूज किस में किया जाता है? डिटर्जेंट का यूज जो है शोधन अभिकर्ता के रूप में किया जाता है, और ये कठोर जल को मृदुल बनाने में काम आता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, कठोर जल में किसके लवण घुले रहते हैं? किसके कारण से जल जो है कठोर हो जाता है? तो उसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं, जिसके कारण जल जो है वो कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? प्रकृति में जो है वो सबसे मजबूत बल के रूप में जो होता है ना, नाभिकीय बल होता है। कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल जो होता है प्रकृति में सबसे मजबूत बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ होता है ना, वो डार्क मैटर होता है। क्या होता है? डार्क मैटर। डार्क मैटर जो है हमारा ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक आइंस्टीन के नाम से विलियम हॉकिंस को जाना जाता है। किसको? आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसको जाना जाता है? विलियम हॉकिंस को जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम शोध संस्थान का नाम क्या है? भारत के जो प्रथम शोध संस्थान है ना, उसके क्या नाम है? तो इंडियन एसोसिएशन। देखिए, क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। भारत के प्रथम शोध संस्थान का नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ये भारत के प्रथम शोध संस्थान है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, जो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जो दिया है ना, वो कर्नाड ने दिया है। किसने दिया है? कर्नाड ने दिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत कर्नाड ने दिया है। वैशेषिक सूत्र जो है किसकी पुस्तक है? ये काफ़ी फेमस पुस्तक है कर्नाड की। इसी में उन्होंने जो है वो परमाणु सिद्धांत का वर्णन किया है। तो ये देखिए, वैशेषिक सूत्र जो है कर्नाड की ही पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के सिद्धांत जो है, सूर्य ग्रहण का कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था सबसे पहले कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो कैसे लगते हैं, ये आर्यभट्ट द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? ये आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता सिद्धांत जो है ना, वो आइंस्टीन ने दिया है। किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है सापेक्षता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? देखिए, जो सापेक्षता का सिद्धांत जो है ना, इनका काफ़ी फेमस सिद्धांत था, लेकिन इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? वो मिला है इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसको मिला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, यानी प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए इनको जो है वो
नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा जो है वो फेमस हुआ सापेक्षता का सिद्धांत, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाप इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो भाप इंजन होता है ना, वो उष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करता है। उष्मागतिकी के सिद्धांत पर भाप इंजन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परमाणु भट्टी जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। परमाणु भट्टी किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है परमाणु भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो और दूरदर्शन, रेडियो और दूरदर्शन जो है ना, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडियो और दूरदर्शन जो है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। रेडियो और दूरदर्शन में जो है ना, वो तरंगे जो होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती, उनका संचरण होता है, तभी आपके यहाँ सिग्नल आती हैं, तभी आपको कोई चैनल या कोई चैनल जो है पकड़ता है। इसी के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर यह कार्य करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो विद्युत जनरेटर होता है ना, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर करता है? विद्युत जनरेटर जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है विद्युत जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियंत्रण का विज्ञान क्या कहलाता है? नियंत्रण का विज्ञान साइबरनेटिक्स बोलते हैं। नियंत्रण के विज्ञान को साइबरनेटिक्स बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। समय मापन का अध्ययन करने वाले को विज्ञान को क्या कहा जाता है? समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है होरोलॉजी। होरोलॉजी जो है वो समय मापन के विज्ञान का अध्ययन करने वाले को कहा जाता है होरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति सूक्ष्म कणों की गति और उसके अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अति सूक्ष्म कणों की गति और उसके अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो शिलालेखों का अध्ययन होता है ना, उसको एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, घर्षण और अस्नेहकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये ट्राइबोलॉजी कहलाता है। घर्षण और अस्नेहकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्राइबोलॉजी कहलाता है। घर्षण और अस्नेहकों का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय की अवधि का अध्ययन क्या कहलाता है? समय की अवधि का अध्ययन जो है क्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी। और घर्षण और अस्नेहकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का 3 डायमेंशनल छवि आपको अगर देखनी हो तो किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? किसी वस्तु की अगर 3 डायमेंशनल अगर छवि आपको देखनी हो तो किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसको बोलते हैं होलोग्राफी। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी एक तकनीक होती है, यह 3D ऑब्जेक्ट को देखने के लिए की जाती है, ऑब्जेक्ट को 3D में देखने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे जो है शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को, यानी शरीर की जो भाषा क्या होती है और उसका जो अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? काइनेस्थेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइनेस्थेटिक कहा जाता है। शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को काइनेस्थेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को जो है ना, वो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी जो है चंद्रमा का अध्ययन कहा जाता है। और शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को काइनेस्थेटिक कहा जाता है। रस रत्नाकर, देखिए रस रत्नाकर काफी फेमस पुस्तक है, और ये किसकी पुस्तक है? रस रत्नाकर जो है वो किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक मानी जाती है? तो ये है नागार्जुन की पुस्तक। किसकी पुस्तक है? नागार्जुन की पुस्तक है। काफी फेमस पुस्तक है रस रत्नाकर, नागार्जुन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो दशमलव प्रणाली का आविष्कार जो है ना, वो बराहमीर ने किया था। किसने किया था? दशमलव प्रणाली का आविष्कार बराहमीर ने किया था। शून्य का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो शून्य का आविष्कारक जो है ना, वो भास्कराचार्य को माना जाता है। भास्कराचार्य को माना जाता है। लेकिन देखिए कहीं कहीं इसमें विवादित है, क्या है कि ये कहीं कहीं आपको आर्यभट्ट मिलता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट मिलता है, इसके शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने मिलता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। लेकिन शून्य का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो भास्कराचार्य। और जहां ऑप्शन में दिया रहेगा, आप आर्यभट्ट अगर दिया रहेगा तो आप आर्यभट्ट को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में लंबाई के लिए किस मात्रा का प्रयोग किया जाता था? मुगल काल में लंबाई के लिए जो है ना, वो गज का प्रयोग किया जाता था। किसका? गज का प्रयोग किया जाता था। रति जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रति किस राशि को मापने के लिए मात्रक है? तो रति जो है वो द्रव्यमान को मापा जाता है। बहुत छोटी इकाई, जो छोटी द्रव्यमान होती है उसको मापने के लिए हम रति यूज करते हैं।
तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान, जो भारत के प्रथम इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान जो है ना, वो कहाँ खोला गया था? तो ये है रुड़की में खोला गया था। रुड़की जो है अभी उत्तराखंड में है। कहाँ है? रुड़की जो है उत्तराखंड में है। ये भारत का प्रथम इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है और ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हमारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है? अब इस देखिए, बहुत सारा व्यक्ति जो है दोनों को एक ही समझ लेते हैं, तो लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग चीज़ हैं। साइंस में जो होता है ना, हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, यानी रूल ऑफ नेचर का हम जो है स्टडी करते हैं। और प्रौद्योगिकी में जो है ना, यानी टेक्नोलॉजी में विज्ञान के नियमों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बांटते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो फादर ऑफ फिजिक्स जो है ना, वो किन को माना जाता है? तो न्यूटन को माना जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो न्यूटन जो है वो फादर ऑफ फिजिक्स के जाने जाते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है ना, कैंडेला होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम एम्पियर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एम्पियर का। और अगर यही कहता है विभवांतर को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो वोल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापते हैं। किस में नापते हैं? मोल में। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है टोटल? तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। कितनी है? तो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, शोर का मात्रक क्या होता है? शोर को हम किस में मापते हैं? तो शोर को हम डेसिबल में मापते हैं। किस में नापते हैं? डेसिबल में जो है वो शोर का मात्रक, ध्वनि का भी मात्रक जो है डेसिबल है, शोर का मात्रक भी पूछेगा तो डेसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था? तो देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था, वो 20 रुपया प्रति वर्ष था। कितना था? 20 रुपया प्रति वर्ष। अब आप समझ सकते हैं, और ये जो है अनुमान उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया था उन्होंने, और उसमें ड्रेन थ्योरी की भी बात की गई है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कब से कब तक के समय को डाकू राज की संज्ञा दी गई है? देखिए, कब से कब तक के समय को डाकू राज की संज्ञा दी गई है? तो ये है आपका 1765 से लेकर 1772 का जो समय रहा है ना, उसको डाकू राज की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गतिहीन विकास का क्या तात्पर्य है? देखिए, गतिहीन विकास का क्या तात्पर्य है? जो गतिहीन विकास होती है ना, उसका क्या तात्पर्य है? तो जो गतिहीन विकास होती है ना, एक तरह की ये एक अर्थ, इसका संबंध जो है ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें कि वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो है ना, दोनों कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है, यानी न तो राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, ना ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। तो दोनों जो है जब स्थिर रहते हैं, तो उस स्थिति में कहा जाता है इसको गतिहीन विकास की दर, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिहीन विकास की दर। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन जो है वो खत्म हुए। नेक्स्ट सेशन का आप इंतजार करिए। नेक्स्ट सेशन के साथ हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बनिए रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। आपके प्रैक्टिस सेशन आपको बेहतर बना सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। धन्यवाद।